हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसकी उपयोगिता 69 बीपीएससी और बीपीएससी द्वारा शिक्षक का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इन दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक होगा और आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु अर्थात 1707 ईस्वी से मानी जाती है, बट वास्तविक आधुनिक भारत की शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से मानी जाती है। और हम लोग इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को देखने का जो काम करेंगे वह यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से ही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुख्यतः दो भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। प्रथम, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार कर प्रसिद्ध एवं परंपरागत स्थल मार्ग से, जहां से लगभग सारे आक्रमण भारत पर हुए। और दूसरा मार्ग समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्री मार्ग था। प्राचीन काल में आप देखेंगे भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वह उत्तर पश्चिम से ही स्थल मार्ग से ही हुआ था। यदि आपसे पूछे कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण किस तरफ से हुआ, तो आपका आंसर होगा कि उत्तर पश्चिमी से स्थल मार्ग के द्वारा भारत पर अधिकांश आक्रमण किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था और स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। फिर अचानक क्या ऐसा हुआ जो यह मार्ग का ज्ञान लोगों को विलुप्त हो गया और यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार मार्ग करने के लिए जल मार्ग की खोज की आवश्यकता हुई। तो इसके पीछे एक रीजन था। चलिए उस रीजन को देखते हैं। दोस्तों, पहले जो व्यापार होता था वह 14वीं शताब्दी तक तो निर्विरोध चलते रहे, किंतु ज्यों ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों यह मार्ग असुरक्षित होने लगे। और जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया, इससे यूरोप के एशिया और पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उसका एकाधिपत्य हो गया और यह मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। और जब यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए तो ऑटोमेटिक वे अपने नए मार्ग की तो तलाश करेंगे ही। इसी कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि यूरोप गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर निर्भर था। इस कारण जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता थी। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे और ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। और यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंड के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि आखिर यूरोप के लोगों को गर्म मसालों की क्या आवश्यकता पड़ी, तो आपका आंसर होगा कि ठंड के दिनों में मांस को बचाए रखने अर्थात सुरक्षित रखने के लिए इस गर्म मसालों की बहुत ही बड़ी उपयोगिता थी, जिस कारण से वह इस व्यापार को खत्म नहीं करना चाहते थे, मतलब बनाए रखना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने नए मार्ग की तलाश प्रारंभ कर दी। अब ये कैसे हुआ? तो पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक् सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणना करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई।
यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग यह देखेंगे कि जब इतना सारा हो गया तो सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश हमारे देश में प्रवेश किया। इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो ऊपर फैक्ट छोड़ दिए थे उसको देख लेने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। आपसे पूछेगा तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो बार्थोलोम्यू डियाज, जो पुर्तगाल का था। आपसे पूछेगा न्यूजीलैंड का खोज किसने किया? तो तस्मान, जो हॉलैंड का था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? तो कैप्टन जेम्स कुक, जो ब्रिटेन का था। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है ये पॉइंट, तो आपको ना इसको याद रखने की मतलब आवश्यकता है। अब थोड़ा सा केप ऑफ गुड होप को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनता है। अब देखिए, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। अब एक केप ऑफ गुड मार्क पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। ये याद रखिएगा कि पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका से कौन सा मार्ग जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा केप ऑफ गुड होप मार्ग। और इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी, नहीं, सर्वप्रथम यूरोपीय बार्थोलोम्यू डियाज था, जो पुर्तगाल का था। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसी स्थान से होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। आपसे पूछेगा कि भारत किस मार्ग से होकर भारत पहुंचा था, तो केप ऑफ गुड होप आपका आंसर होगा। 16वीं सदी में हॉलैंड और फ्रांस जैसी शक्तियों द्वारा अन्य मार्गों पर कब्जा कर लेने के कारण अंग्रेज व डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप से होकर ही भारत पहुंचे थे। एक प्रमुख मार्ग के प्रयोग के कारण लोगों ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में अर्थात 2021 में जब स्वेज नहर में रुकावट के कारण केप ऑफ गुड होप से जहाज़ों के पुनः संचालन का मार्ग प्रयोग किया गया था, अर्थात इस मार्ग की अभी भी अहमियत बनी हुई है। अब फिर हम लोग चलते हैं जहाँ से हम लोगों ने बंद करके ऊपर आए थे, मतलब पुर्तगाली देश पे। मतलब भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय कंपनी आई वह पुर्तगाली थे। अर्थात एक बात और जान लीजिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली वापस यहाँ से गए भी। अब शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पुर्तगालियों की। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद एक गुजराती अब्दुल मनिक पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। और उस समय कालीकट के शासक कौन था? तो जमोरिन था। और यह जमोरिन वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहाँ का कौन सा ऐसा शासक था जो वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो आपका आंसर होगा जमोरिन। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वास्को डी गामा ने भारत में जब आया तो यहाँ से जो काली मिर्च का जो व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। अब इतना ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति मुनाफा कमाएगा तो वो जहाँ रहेगा वहाँ के लोग तो ऑटोमेटिक प्रोत्साहित होंगे कि उनको भी करना चाहिए। तो वास्को डी गामा के देखा देखी अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और वे व्यापार करने के लिए भारत से सोचने लगे। अब आपके समक्ष यह बात उठेगा कि पुर्तगाली जब इंडिया में आए तो उनका उद्देश्य क्या होगा। तो दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव से भारत से प्रभाव समाप्त करना, मतलब अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना। और दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये दो प्रमुख उद्देश्य थे पुर्तगालियों के। अब आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो आपका आंसर होगा पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502, अर्थात पहली बार कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। अब आपसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली दुर्ग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो आपका आंसर क्या होगा कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में अपने पहले दुर्ग या फैक्ट्री, जो भी पूछे तो आप बनाएंगे कि पहले फैक्ट्री या दुर्ग की स्थापना की। कहाँ की? तो कोच्चिन में। ये आपका आंसर होगा और यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन आया? तो उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो 1505 में आया और 1509 ईस्वी तक रहा। बट इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसका एक पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और पूछने का हमेशा चांस बना रहता है। अब फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति अपनाई, जिसका लक्ष्य था समुद्र पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना और केवल व्यापार एवं वाणिज्य के उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को सीमित करना था, अर्थात समुद्र पे पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे। अब इसके बाद कौन गवर्नर आया, मतलब अल्फांसो डी अल्मीडा के बाद कौन आया? तो आप कहेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह 1509 में आया था, बट अल्फांसो दी अल्बुकर्क गवर्नर बनने के पहले 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था, बट 1509 में यह भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय बन गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे यह पूछेगा कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया। यह बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को किसने छीना? तो अल्बुकर्क ने छीना। कब छीना? तो 1510 ईस्वी में छीना। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपसे यह क्वेश्चन बनेगा कि कौन ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जो आम पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया? तो वह अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ मधुर संबंध थे। कृष्णदेव राय ने इनको भटकल में एक किले निर्माण का अधिकार दिया था। अब देखिए, जो अल्फांसो दो अल्बुकर्क था, इसका भारत में ही मृत्यु हो गया और इसको गोवा में दफनाया गया। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसकी मृत्यु भारत में हुई पर इसको दफनाया गोवा में गया? तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सितंबर 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया, अर्थात पहली बार आया था 1498 में और तीसरी बार 1524 में आ रहा है, और इस बार वह वायसराय की उपाधि के साथ भारत आया और इसी यात्रा के दौरान 1524 में उसकी कोच्चिन में मृत्यु हो गई। अर्थात जो सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था और काली मिर्च से बहुत सारा मतलब 60 गुना ज़्यादा लाभ कमा कर गया था, वह जब तीसरी बार 1524 में भारत आता है तो यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है और वह जगह का नाम है कोच्चिन। आप याद रखिएगा। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू दी कुन्हा ने 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पुर्तगालियों ने 1530 में कोच्चिन की जगह किसको राजधानी बनाया? तो गोवा को राजधानी बनाया। चाहे पूछेगा कि कोच्चिन की जगह गोवा की राजधानी कब बनाया? तो 1530 में बनाया।
या पूछेगा कि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किसने बनाया, तो नीनू दी कुन्हा ने बनाया। यह आप 3-4 तरीके से आपसे क्वेश्चंस इस संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली वायसराय जोआ डी क्रिस्टो ने चावल, देऊ, सालसेट और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला पत्ती के द्वारा भारतीयों तथा अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या था। तो दोस्तों, कार्टेज आर्मेडा प्रणाली हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया जल परिवहन लाइसेंस अर्थात एक पास था, जिसको लेकर ही कोई भी जहाज प्रवेश कर सकती थी हिंद महासागर में। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट अर्थात लाइसेंस लेना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली समुद्र में कितना अपने को ताकतवर बना लिए थे। पुर्तगाली मालाबार और कोकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। आपसे पूछेगा कि पुर्तगाली सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात कहाँ से करते थे, तो मालाबार और कोकण तट से। और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का भी निर्यात होता था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा गवर्नर था जिसके साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, तो आपका आंसर होगा अल्फांसो डिसूजा। ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, 1632 में बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन यह बन सकता है कि कौन ऐसा मुगल बादशाह था जो पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया, तो आपका आंसर होगा शाहजहां, जो 1632 में ऐसा कार्य किया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पुर्तगाली जब भारत आए तो वे अपने साथ कुछ खेती का प्रणाली प्रारंभ किए, जैसे कि उन्होंने शुरुआत किया तंबाकू, बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू और मक्का का खेती प्रारंभ किया इन्होंने, अर्थात इनका यह देन माना जाता है पुर्तगालियों का। सेकेंड, जहाज निर्माण गुजरात और कालीकाट में उस समय होता था और प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हुई। बट इससे प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वह पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया, तो गोवा में किया। यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट, 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित किया जा सके। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एक्वा बीबा और मानसेरत के नेतृत्व में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईसाई धर्म का अकबर के दरबार में प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपका आंसर होगा फादर एक्वा बीबा और मानसेरत, मतलब फादर एक्वा बीबा और मानसेरत के नेतृत्व में ईसाई धर्म का प्रवेश मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हुआ। नेक्स्ट, जो पुर्तगालियों से रिलेटेड है, पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। अब आप यह जानना चाहेंगे कि गोथिक स्थापत्य कला है यह क्या है। तो दोस्तों, जो गोथिक स्थापत्य कला है यह एक प्रकार का यूरोपीय शैली है, अर्थात तिकोने मेहराबों वाली एक यूरोपीय शैली है जिससे इमारत के विशाल होने का आभास होता है। यह मध्य युगीन यूरोपीय वस्तु की एक शैली है, अर्थात शॉर्ट में आप इसको यह कह सकते हैं कि यह एक यूरोपीय शैली का मतलब यूरोपीय शैली है स्थापत्य कला का। अब आप पूछेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल, तो पटना में जो बांकीपुर चर्च की इमारतें पर गोथिक शैली का ही प्रभाव स्पष्ट दिखता है। आपसे यह पूछ सकता है कि बिहार में कौन ऐसा चर्च है जिस पे गोथिक स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखता है, तो आपका आंसर होगा बांकीपुर चर्च की इमारतें। दोस्तों, आज हम लोग पुर्तगाली तक ही कर रखेंगे और आगे फिर आने वाले यूरोपीय कंपनियों का कल की क्लास में हम लोग
देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सुबह मैं पॉलिटी का वीडियो लेकर आऊँगा और शाम में हिस्ट्री का वीडियो लेकर आऊँगा। और यह बीपीएससी और टीचर एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम इम्पॉर्टेंट होगा। सो आप इसे अच्छे से देखिए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके उसे बार बार रिवाइज़ करिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।